सभी मित्रों का धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज की कक्षा में हम लोग एसएससी जीडी हिंदी विषय के द्वितीय सेट पेपर का अध्ययन करेंगे, जो कि भविष्य में होने वाली परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारी कक्षा में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हमें विश्वास है कि आप अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होंगे। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कौन-कौन से प्रश्न किस प्रकार के और किस अध्याय से प्रश्न पूछता है। आइए वीडियो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अंग का पर्यायवाची। अंग का पर्यायवाची पूछ रहा है कि इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से अंग का पर्यायवाची कौन नहीं है? है, नहीं है। पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो इसमें से देखिए, पहला विकल्प दिया है अंश। अंश का मतलब अंग होता ही है, यानी ऐसा ही है। अवयव माने भी अंग होता है, भाग माने भी अंग होता है। और यह अंश अंश ये देखिए, यहाँ पर छोटा सा सरौता वाला लिखा है और यहाँ पर ऊपर जो लिखा है शलीफा वाला सा लिखा है। इसका जो अर्थ होता है यह होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कंधा। कहने का मतलब विकल्प डी सही है और 3 विकल्प गलत हैं इस प्रश्न के अनुसार। यानी अंग के ये तीनों पर्यायवाची हैं और यही एक विकल्प ऐसा है जो कि पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजा का विलोम पूछ रहा है। विलोम किसका विलोम? राजा का विलोम पूछ रहा है। ठीक, यहां पर पहला विकल्प रंक, दूसरा है प्रजा और तीसरा है रानी और चौथे में दिया है सभी। यह प्रश्न भ्रमात्मक है। इस प्रश्न में बहुत सारे जो परीक्षार्थी होते हैं भ्रम में पढ़ करके उल्टा का सीधा कर देते हैं। बहुत सारे लोग, कुछ ने पढ़ा होगा रंक को, राजा का विलोम रंक, कुछ ने पढ़ा होगा प्रजा, कुछ ने पढ़ा होगा रानी, और परीक्षा में जाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में किसी एक पर टिक लगा करके चले आते हैं और बड़े विश्वास के साथ यह मान लेते हैं कि हमारा प्रश्न सही है। लेकिन उनका होता क्या है कि उनका उत्तर गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है? क्योंकि उनको जो विलोम का नियम है वह मालूम नहीं है। यदि विलोम का नियम मालूम नहीं है कि किस प्रकार से विलोम शब्द बनाए जाते हैं, तो प्रश्न गलत हो जाना तय है। जबकि राजा का विलोम ये होगा, रंक भी होगा, प्रजा भी होगा और रानी, ये तीनों विकल्प सही हैं। राजा की ये तीनों विकल्प हैं। लेकिन तीनों कैसे हो गए, इसको मैं बता देना चाहता हूं। यदि आधार अलग अलग है, आधार अलग होने पर एक शब्द के अधिक, एक से अधिक मतलब अधिक विलोम होते हैं। जैसे इसी राजा का उदाहरण ले लीजिए, तो यदि हम धन संपत्ति, यदि हम इसको आधार माने तो राजा का विलोम क्या होगा? राजा का विलोम क्या होगा? धन संपत्ति को आधार मानते हैं तो राजा का विलोम होगा रंक। ठीक है, धन संपत्ति को यदि हम आधार मानते हैं तो राजा का विलोम रंक होगा। यदि शासन, शासक और शासित को आधार मानते हैं तो राजा का विलोम क्या होगा? शासक और शासित को आधार मानते हैं तो राजा का विलोम प्रजा होगा। राजा शासक है और जो प्रजा है वह शासित है। यदि हम लिंग को आधार माने, किसको आधार माने? लिंग को आधार माने तो राजा का विलोम क्या होगा? रानी। इस प्रकार से आधारों के अलग अलग होने पर एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि राजा का विलोम धन संपत्ति को आधार मानते हैं तो रंक होगा, शासक और शासित को आधार मानते हैं तो प्रजा होगा, और लिंग को आधार मानते हैं तो राजा का विलोम रानी होगा। इस प्रकार से एक ही शब्द के तीनों अर्थ हैं। कहने का मतलब इस प्रश्न का जो उचित विकल्प है यह विकल्प डी है और बाकी विकल्प गलत हैं।
महेश में कौन सी संधि है? महेश, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि। यहां पर अयादि लिखा है, अयादि नहीं बल्कि अयादि होगा, अयादि, ये गलत छप गया है, अयादि ये होगा। ठीक, महेश में अयादि संधि होगा, अरे क्या कहते हैं, अयादि के स्थान पर अयादि होगा। महेश पूछ रहा है कि महेश में कौन सी संधि है? दीर्घ है, वृद्धि है, गुण है, अयादि है। अब देखिए, अब सबसे पहले जो संधि के लक्षण हैं, उन लक्षणों को हमको ध्यान में रखना होगा। उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सी संधि है। तो यहां पर दिखाई दे रहा है ह पर एक मात्रा लगा हुआ है, और एक इसका पहचान है गुण संधि का। गुण संधि का पहचान ए है, ए ओ अर, ये गुण संधि का पहचान है। कैसे पहचान है, थोड़ा इसके ऊपर भी मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इसका जोड़ा बना लीजिए। एक जोड़ा, दूसरा का जोड़ा और तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। ठीक है, यदि इन दोनों जोड़े में से कोई एक, चाहे अ चाहे आ, इन दोनों जोड़े के किसी एक के साथ मिलता है यानी जुड़ता है, इन दोनों जोड़े में से कोई एक इन दोनों जोड़े में से किसी एक के साथ जुड़ता है, तो ये दोनों मिल करके एक ही रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? एक ही रचना करते हैं। ठीक, यही दोनों जोड़े जब इन दोनों में से किसी एक के साथ जुड़ते हैं तो दोनों मिल करके ओ की रचना करते हैं। ठीक, इन दोनों जोड़े में से कोई एक, चाहे अ चाहे आ, इन दोनों में से किसी एक के साथ, चाहे इसके साथ जुड़े चाहे इसके साथ जुड़े, तो ये दोनों मिलकर के इसकी रचना करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगला है, इन दोनों जोड़े में से कोई एक इसके साथ यदि मिलता है तो ये दोनों मिलकर के, यानी इधर का कोई एक और दूसर के पद में ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ ये इसकी रचना करते हैं। अब देखिए, गुण संधि का पहचान हमने ऊपर भी लिखा है ए, तो सबसे पहले पहचान यहां पर लिखा गया है, दिखाई दे रहा है। इस पहचान को देखकर ही हम समझ जाएंगे कि यहां पर गुण संधि है। ठीक, दूसरी बात, यदि ऐसे समझ में नहीं आता है तो थोड़ा इसको हम संधि विच्छेद करके थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जैसे कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? म हा धन ईस, महाधन ईस। ठीक है ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहले पद के अंत में क्या है? आ है, और दूसरे पद के अंत में क्या है? बड़ी ई है। ठीक है ना, आ जुड़ गया किसके साथ? बड़ी ई के साथ, तो ये दोनों मिलकर के किसकी रचना करेंगे? ए की। ठीक है ना, इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं। म ह धन आ धन ई धन स, इसको पूरा पूरा लिख देते हैं, अधूरा नहीं। ठीक है ना, तो ये वाला जो है इसके साथ मिल गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या बना दिए? ए बना दिए। अब तो ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों समाप्त हो गए, ये दोनों मिलकर के इसकी रचना कर दिए। तब क्या होगा? म ह पर ये लग जाएगा दोनों के स्थान पर, दोनों स्वर हैं, दोनों के स्थान पर ये लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? म है, और अंतिम में यह क्या बचा है? स। ठीक है ना, तो महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईस। यहां पर भी देखने के लिए यही मिला जो हमने यहां पर उदाहरण बताया है। ये दोनों जोड़े अगर इसके साथ मिलते हैं, इन दोनों जोड़ों के साथ, तो दोनों मिलकर के किसकी रचना करते हैं? एक ही रचना करते हैं, यहां पर दिखाया गया है। ठीक, कहने का मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर यही सी वाला है, गुण संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है, को घटी ए वृषभानुजा ए हलधर के वीर, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? रेखांकित अंश यहां पर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। उपमा, रूपक, श्लेष, भ्रांतिमान। बारी बारी थोड़ा सबको देख लेते हैं। उपमा, उपमा का मतलब होता है तुलना करना।
लक्षण भी लिखते चले जाइए, देखते चले जाइए। ठीक, उपमा का मतलब तुलना करना। कहने का मतलब जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की, एक शब्द से दूसरे शब्द की जब तुलना की जाती है तो वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार। तो यहां पर तुलना नहीं किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसका पहचान क्या है? पहचान पहचान है सम, सो, सरिस, इव, भांति इत्यादि। ठीक, ये उपमा अलंकार के पहचान है। तो ये जो पहचान है, यहाँ पहचान तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, यानी यह जो विकल्प है यह गलत है। इसके बाद क्या है? रूपक। रूपक का पहचान है, पहला पहचान रूप का आरोप। रूप का आरोप, ठीक है ना। जब एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का या एक शब्द पर दूसरे शब्द का भेद रहित आरोप किया जाता है तो वहां पर हमेशा क्या होता है? रूपक अलंकार। ठीक है। इसका एक और पहचान है योजक चिन्ह। दो शब्दों के बीच में यह योजक चिन्ह होता है। इस योजक चिन्ह को भी देख करके पहचान सकते हैं कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है। इसके बाद श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। चिपका हुआ, क्या चिपका हुआ है? अर्थ ना। श्लेष चिपका हुआ, क्या चिपका हुआ है? अर्थ। कहने का मतलब शब्द एक ही हो, क्या हो? शब्द एक ही हो लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, चिपके हुए हो, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है वृषभानुजा। वृषभानुजा शब्द एक ही है, वृषभानुजा शब्द एक ही है लेकिन उसके दो अर्थ हैं। क्या है? वृष भानु, वृष भानु धन जा। ठीक है। वृषभानु धन जा, जा माने उत्पन्न होने वाली, पैदा होने वाली। वृषभानु से जा माने उत्पन्न होने वाली, अर्थात कौन? राधा। वृषभानु से जा माने उत्पन्न होने वाली या पैदा होने वाली, अर्थात कौन? राधा, यानी वृषभानु की पुत्री राधा। दूसरा अर्थ क्या है? वृषभ, वृषभ धन अनुजा। ठीक, वृषभ धन अनुजा। वृषभ माने क्या होता है? बैल होता है। वृषभ माने क्या होता है? बैल। यहां पर अनुजा लिखा है, ठीक है ना। अनुज माने क्या होता है? अनुज। अनुज माने क्या होता है? भाई। तो अनुजा माने क्या होता है? अनुजा माने क्या होगा? बहन। ठीक है, यानी बैल की बहन। अनुजा माने बहन, बैल की बहन, बैल की बहन अर्थात गाय। ठीक, तो यहां पर देख, आपको यही देखने के लिए मिला कि शब्द एक है, कौन? वृषभानुजा। इसके दो अर्थ हैं, कौन? एक है राधा और दूसरा क्या है? गाय। शब्द एक ही है, अर्थ दो हैं, इसलिए यहां पर क्या होगा? श्लेष अलंकार। अगला है, यानी विकल्प बी सही, विकल्प सी सही है। इसके बाद है भ्रांतिमान अलंकार। जहां पर एक शब्द में दूसरे शब्द का भ्रम हो, जहां पर एक शब्द में दूसरे शब्द का भ्रम हो, वहां पर क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहां पर भ्रम की बात नहीं है, इसलिए यह गलत है। यानी ये गलत, ये गलत, ये गलत और विकल्प सी सही है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आदि का विलोम। आदि का विलोम जानने के लिए सबसे पहले हम तो यह जान लें कि आदि का अर्थ क्या होता है। तो आदि का अर्थ होता है प्रारंभ। आदि का विलोम होता है प्रारंभ। और जब हम अर्थ निकाल लिए तो बड़ी आसानी के साथ आदि का विलोम हम निकाल सकते हैं। क्या होगा? आदि का विलोम क्या होगा? अंत। ठीक, आदि का विलोम अंत, यहां पर जो विकल्प दिया है। और आदि का एक विलोम और होता है, वह होता है अनादि। अनादि, आदि का विलोम होता है अनादि। यह भी होता है और यह भी होता है। तो यह कैसे होता है? जो पिछला सेट पेपर हमने आपके सम्मुख भेजा है आपके लिए, उस पेपर में इसके विषय में हमने बताया है कि उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से भी
विलोम शब्दों की रचना होती है, तो यह उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द बनाया गया है। यह आदि आपका मूल शब्द है और इसमें अ उपसर्ग जोड़ देने से यह विलोम शब्द बन गया। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है 3। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला कौन कौन से बता देना चाहता हूं। पहला है रूढ़, पहला है रूढ़ शब्द। ठीक, रूढ़, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है जिसका कोई खंडन ना हो सके, उसको तोड़ा ना जा सके, उसको अलग अलग ना किया जा सके। ठीक है, उसका एक निश्चित अर्थ होता है, जब उसको हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो उसका जो निश्चित अर्थ होता है वह सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस शब्द का खंडन नहीं होता है। ठीक है ना, इसका संकेत लिख लीजिए अखंड। अखंड, अखंड मतलब होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। अखंड का मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके वह होता है रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे विद्या। ठीक है, जैसे विद्या, सचिव, गुरु, सदा, सूर, यदि। ये शब्द कौन है? अखंड है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। विद्या, सचिव, गुरु, सदा, सूर आदि, यदि, ये सब क्या है? रूढ़ शब्द माने जाते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है। इनका एक निश्चित अर्थ होता है, इनको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इनका जो अर्थ होता है वह समाप्त हो जाएगा। जो दूसरा शब्द होता है वह शब्द होता है यौगिक। यौगिक, यौगिक, यौगिक शब्द बना है योग से। किससे बना है? योग से। और योग का अर्थ होता है क्या? जोड़। योग का अर्थ क्या होता है? जोड़। जो जोड़ से बना हो, जिसमें कुछ जोड़कर बनाया गया हो। ठीक है, किसको जोड़ा गया है? रूढ़ को। ठीक है ना, दो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। ठीक, जिसमें कम से कम दो रूढ़ शब्द हो या दो रूढ़ शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके, योग करके उन शब्दों को बनाया जाता है, उनको हम कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे विद्या, विद्या, धन, आलय। ठीक है, बराबर क्या होगा? विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, इसमें दो रूढ़ शब्द है, यह भी रूढ़ शब्द है, यह भी रूढ़ शब्द है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए तो यह बन गया क्या? यौगिक शब्द। उसी प्रकार से क्या है? सचिवालय। सचिव में आलय जोड़ दिए तो हो क्या गया? सचिवालय। ठीक है, गुरु, गुरु के साथ जोड़ दिए, गुरु में जोड़ दिए आदेश तो हो गया गुरुवादेश। ठीक, उसी प्रकार से सदा है, सदा के साथ चारी जोड़ दिए तो हो सदाचारी हो गया। ठीक है ना, या सदैव हो गया, सदाचरण हो गया। सुर है, सुर के साथ भी अगर जोड़ दिए इंद्र तो क्या हो गया? सुरेंद्र हो गया। यदि के साथ अपि जोड़ दिए तो यद्यपि हो गया। ठीक है ना, भानु के साथ उदय जोड़ दीजिए तो भानुदय हो गया। यह शब्द क्या है? यौगिक शब्द। और जो तीसरा शब्द होता है वह होता है योग रूढ़। योग रूढ़। ठीक है, कहने का मतलब कि योग भी हो, ठीक, योग भी हो और प्लस रूढ़ भी हो। योग भी हो और क्या हो? रूढ़ भी हो। कहने का मतलब यह भी जो योग रूढ़ शब्द होता है, यह शब्द भी कम से कम दो रूढ़ शब्दों के योग से ही बनता है। लेकिन जब ये दोनों शब्द एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो दोनों पदों का महत्व, प्रथम पद और
उत्तर पद, दोनों पदों का महत्व समाप्त हो जाता है और एक तीसरा पद उपस्थित हो जाता है या उसकी रचना हो जाती है, उसका महत्व हो जाता है। कहने का मतलब कि इसमें बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास होता है। अब देखिए, यदि यह बात समझ में ना आई हो तो थोड़ा इसको समझ लीजिए। आप इतना ध्यान दीजिए कि जो योग रूढ़ शब्द होता है वह बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं? हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, 1 धन 2 बराबर 3। यह इसका सूत्र है, यह इसका पहचान है बहुव्रीहि समास का। कहने का मतलब कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों मिलकर के जब दोनों पद एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक तीसरा पद उपस्थित हो जाता है, उसकी रचना हो जाती है। प्रथम पद और द्वितीय पद का महत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है और महत्व बढ़ जाता है किसका? तीसरे पद का। ठीक है ना? यानी जब दोनों जुड़े होंगे तो न तो पहला पद न तो दूसरा पद बल्कि तीसरा पद। यही बात यहां पर लिखा गया है। जैसे हमने लिखा रक्त चंचु, रक्त चंचु, ठीक है? रक्त पहला पद और चंचु दूसरा पद। रक्त माने क्या होता है? लाल। रक्त माने क्या होता है? लाल। और चंचु माने क्या होता है? चोंच। ठीक है ना? रक्त चंचु, रक्त माने लाल और चंचु माने चोंच। अब इसका समास विग्रह कीजिए तो क्या होगा? रक्त है, रक्त है चोंच जिसका, अर्थात कौन? अर्थात तोता। तोते का जो चोंच होता है वह कैसा होता है? लाल ही होता है। रक्त चंचु, रक्त है चोंच जिसका, या लाल है चोंच जिसका, अर्थात कौन? तोता। तो यहां पर बहुव्रीहि समास हो गया। बात वही जो हमने बताया, ठीक है? तो यह जो योग रूढ़ शब्द होता है वो उसमें क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक? तो यहां पूछ क्या रहा है? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, व्यूह का संधि विच्छेद है। व्यूह, ठीक? यहां पर लिखा गया है व्य धन ऊह, व्य धन ऊह, यहां पर छोटा ऊ, यहां पर बड़ा ऊ, ठीक? वी धन ऊह, वी धन ऊह, ठीक? अर्थ भी निकलना चाहिए। अब इसमें देखिए, सबसे पहले यहां पर संधि विच्छेद दिया गया है, हमको यह देखना है कि जो मूल शब्द है वो इसमें से सबसे शुद्ध कौन है। तो आप जब देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि यह भी शुद्ध है और यह भी शुद्ध है, ठीक? तो क्या दोनों उत्तर सही है? नहीं, दोनों दोनों उत्तर सही नहीं है। इसके पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो उपसर्ग को भी हमको देखना है कि कौन शुद्ध है, ठीक? मतलब कि दोनों पद शुद्ध होने चाहिए। तो यहां पर देखिए ये शुद्ध है और यह अशुद्ध है, ठीक है? कहने का मतलब कहने का मतलब कि इसका व्यूह का संधि विच्छेद होगा सही सही वी धन ऊह, ठीक है? थोड़ा इसकी प्रामाणिकता जो है उसकी हम जांच कर लेते हैं कि यह सही है कि नहीं है, ठीक है ना? तो यह किस संधि में सम्मिलित है? यह संधि में सम्मिलित है यण संधि में, ठीक है? यण संधि का पहचान है य व र, कल भी हमने बताया था, यानी पिछले वीडियो में, ठीक है ना? अब देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इनके साथ यदि कोई असमान स्वर जुड़ता है, क्या जुड़ता है? असमान स्वर। जब इनके समान कोई असमान स्वर जुड़ता है, कोई भी जुड़ जाए, तो ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। कौन दोनों? छोटी बड़ी, दोनों परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? य में, ठीक? और ये दोनों, इन दोनों के साथ यदि यही चीज जुड़ता है तो ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं व में, और इसके साथ यदि कोई असमान स्वर जुड़ता है तो ये परिवर्तित हो जाता है किसमें? र में, ठीक है? अब देखिए,
अब व्यूह का जो संधि विच्छेद है वह यहां पर देख लीजिए, वी धन ऊह, यही हमने बताया कि यही विकल्प सही है। अब इसमें देख लीजिए, यहां पर दिया गया है बीच में यह है, बीच में क्या है, यह है, लेकिन यहां पर कहीं भी यह दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर कहीं भी यह दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो यह इसमें यह कहां से आ गया, थोड़ा हमको यह देखना है, जबकि हमने बता दिया है कि इसके साथ, इन दोनों के साथ कोई असमान स्वर जुड़ता है तो ये दोनों बदल जाते हैं किसमें, यह। यहां पर देखिए वी लिखा है, व धन छोटी ई और धन उ धन ह धन अ, इसको अलग अलग करके देख लीजिए। हमने कहा कि जब इसके साथ असमान स्वर जुड़ता है, तो यहां पर देखिए इसके साथ यह जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों बदल जाएंगे किस में, य में, य में बदल जाएंगे। आधा व पहले से ही है, आधा व इस प्रकार से भी लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया, ठीक है ना, आधा व। इसके बाद यह तो बदल गया य में, इसके बाद जो उ है, उ, बड़ा उ है तो बड़ा उ का मात्रा लगा दिए, ह और अ, ह, ये हो गया। अब समझ में आ गया, इसके साथ कोई असमान स्वर जुड़ता है तो यह बदल जाता है किसमें, इसमें बदल जाता है, और बाकी वही रहते हैं। तो व्यूह का संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है कि नहीं है, इसका लक्षण क्या है, पहले ये तो देख लीजिए, क्योंकि आपको लक्षण याद नहीं रहेगा तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि किसमें कौन सा समास है ना। तो कर्मधारय समास का पहचान क्या है, कल भी हमने संकेत किया था ना, रंग रूप गुण धर्म, ये कर्मधारय समास की पहचान है, रंग रूप गुण धर्म। कहने का मतलब समास के दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, तो एक पद जो पूर्व पद है वह इनमें से कोई एक होगा। दूसरी बात, दूसरा पहचान, विशेषण, विशेषण और विशेष्य, ठीक, यह पहला पहचान है, यह दूसरा पहचान है। एक पद विशेषण, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेषण का मतलब, विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाला, क्या बताने वाला, विशेषता बताने वाला, ठीक है ना, जो विशेषता बतलाता है। और विशेष का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है ना। ये दो पहचान हो गए। अब यहां पर देख लीजिए, यह जो सामासिक पद दिया गया है इसमें क्या इससे संबंधित है, तो आप अवश्य ही देखेंगे कि यह इससे संबंधित नहीं है, यानी यह विकल्प गलत। इसके बाद जो दूसरा है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, इसमें सबसे पहले लिखा है क्या, अव्यय, क्या लिखा है, अव्यय, ठीक है ना। अव्यय से बना है अव्ययी भाव, भाव का मतलब भाव व्यक्त करने वाला, यानी ऐसा सामासिक पद जो अव्यय का भाव व्यक्त करे उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं, ठीक है ना। अव्ययी भाव का पहचान क्या है, यहां पर लिखा गया है, अव्यय सबसे शुरुआत में, इसका मतलब है कि सबसे जो पहला पद होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वह क्या होता है, अव्यय होता है। अब अव्यय की चिड़िया का नाम है, यह भी तो जानना जरूरी है, तब तो आपको पहचान मालूम होगा। अव्यय वह शब्द होता है जिसमें, अव्यय का पहचान यहां पर हम लिख देते हैं, लिंग वचन पुरुष और कारक, ठीक है। ये देखिए कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक के बाहर एक चिन्ह लगा हुआ है,
इस चिन्ह का नाम आप लोग भली भांति जानते होंगे, माइनस है, जिसको हम हिंदी में ऋण कहते हैं। आप लोग गणित में यानी मैथ में पढ़े भी होंगे। जब कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, गणित ही पढ़ लीजिए, लिंग माइनस वचन माइनस पुरुष और माइनस कारक। इसका मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसमें ये चारों बातें ना पाई जाएं, या चारों में से कोई एक ना पाई जाए। माइनस का मतलब क्या होता है, न होना, रहित होना, निकल जाना, गायब हो जाना, छिप जाना आदि होता है। ठीक है ना। तो जब ये क्या कहते हैं, इनमें से कोई एक या इनमें से सभी गायब हो जाएंगे तो वहां पर अव्यय होगा। कहने का मतलब कि ऐसा शब्द जिसमें न लिंग पाया जाए, न वचन पाया जाए, न तो पुरुष हो न तो कारक हो, यानी उसका रूप ही न चलाया जा सके, वह शब्द हमेशा अव्यय होता है। तो जिस सामासिक पद का प्रथम पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और अव्यय, कुछ अव्यय के नाम भी हम लिख देना चाहते हैं, जैसे प्रति हो गया, यथा हो गया, आज तक इत्यादि। ठीक ना। यह, और यह जो अव्यय शब्द होता है यह उपसर्ग होता है। क्या होता है, अव्यय क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है। अब देख लीजिए कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो यहां पर आपको मिला अव्ययी भाव समास। ठीक। इसके बाद दिया गया है द्विगु समास। द्विगु समास यानी इसका पहचान है संख्या। क्या है पहचान, संख्या और समूह। इसका मतलब है कि किसी सामासिक पद का एक पद, प्रथम पद संख्या से संबंधित होता है और दोनों पद मिलकर के समूह का निर्माण करते हैं। ऐसे सामासिक पद को हम द्विगु समास में रखते हैं। जैसे त्रिकाल, त्रिकाल, त्रि माने तीन, संख्या हो गया, काल, तीन कालों का समूह। ठीक है। और चारपाई, चार संख्या हो गया, पाई माने पैर, चार पायों वाला। खटकोण, छह कोणों का समाहार। अष्टकोण, आठ कोणों का समाहार। नवग्रह, नव ग्रहों का समाहार। तो यहां पर द्विगु समास होता है। तो यहां पर भी द्विगु समास तो है नहीं, ये गलत हो गया। इसके बाद बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास को अभी अभी हमने पीछे बताया है, फिर से सुन लीजिए। बहुब्रीहि समास वहां होता है जिस सामासिक पद के दोनों पद, प्रथम पद और उत्तर पद दोनों मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। एक धन दो बराबर तीन, प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। ठीक है ना। जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीत पहला पद और अंबर दूसरा पद, इसका समास विग्रह क्या होगा, पीत है अंबर जिनका, जिनका, अर्थात, अर्थात कौन, कृष्ण। ठीक है। जलज, जलज, जल प्रथम पद और ज द्वितीय पद। यहां ध्यान से देखिए, जल प्रथम पद और ज द्वितीय पद। जल में ज माने जन्म लेने वाला, जल में पैदा होने वाला, अर्थात कौन, शंख। ठीक। तो यह है बहुब्रीहि समास। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ। शैतान की अंता नहीं भाई, आंत होगा, यह मिस्टेक से हो गया है। यह, ये जो खड़ी पाई यहां लगा है, यहां पर होना चाहिए आंत। शैतान की आंत, शैतान की आंत मुहावरे का सही सही अर्थ होता है
बहुत लंबी वस्तु। धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, लाभदायक, ये तीनों गलत हैं। इसका सही अर्थ यही होता है सी वाला, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महापुरुष में कौन सा समास है? बहुत बढ़िया, महापुरुष। महापुरुष, इसको यदि हम अलग अलग करें तो होगा महाधन पुरुष। समास पूछ रहा है या प्रथम पद या हो गया द्वितीय पद, ठीक है ना। यहां पर लिखा है पुरुष, पुरुष तो है, बहुत सारे हैं, बहुत से हैं, लेकिन उसके पहले लिखा गया है क्या? महा का मतलब क्या होता है? महान, यानी महान पुरुष। तो संसार के जितने भी पुरुष अब तक हुए हैं या वर्तमान में है या जो भविष्य में होंगे, क्या उन सबको महापुरुष कहा जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी एक या कुछ गिने चुने पुरुषों को ही महापुरुष कहा जाता है, जो कि समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, उसमें परिवर्धन करने का कार्य करते हैं, या उसमें जो व्याप्त दोष या कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को ही महापुरुष की श्रेणी में रखा जाता है। तो यह क्या है? एक गुण है, ठीक, और एक धर्म, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है? महापुरुष में छांटना है कि समास कौन सा है। क्या अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास का पहचान तो हमने बता दिया, जिसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब जिसका रूप न चला जा सके, जिसमें लिंग वचन कारक ना हो, उसको हम अव्यय कहते हैं। और जो अव्यय होता है वह उपसर्ग भी होता है। तो ऐसा तो इसमें नहीं है, यानी यह विकल्प गलत है। इसके बाद तत्पुरुष, जो तत्पुरुष समास है वह कारकाधारित है। कारकाधारित, कारक पर आधारित, ठीक है ना, कारक पर आधारित है। कारक और कारक के जो पहचान है, व्यक्तियां, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अथवा को अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का के की नाने नी रा रे री अधिकरण में पे पर ऊपर संबोधन भो है अरे ओ, ठीक। वह पहचान यदि दिखाई देता है किसी भी सामासिक पद में, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? तत्पुरुष समास। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी कारक का पहचान नहीं है, इसलिए यह भी गलत। द्वंद, द्वंद का मतलब होता है दो। दो का मतलब द्वंद के दोनों पद अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। उनका जो महत्व होता है बराबर का महत्व होता है। दोनों पद हमेशा बराबर होते हैं और दोनों के बीच में एक चिन्ह लगा होता है जिसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। यह माइनस नहीं है, यह योजक चिन्ह है। इस योजक चिन्ह से भी हम उसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, क्या कहा मैंने? माता पिता, इसका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता, है ना। रोटी कपड़ा, इसी प्रकार से है धरती आकाश, धरती और आकाश, आकाश या पाताल, है ना, ठीक। तो यह भी नहीं है। इसके बाद यह क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहचान हमने क्या बताया था? फिर से बता दे रहा हूं, विशेषण, विशेषण प्लस विशेष्य, विशेषण और विशेष का संबंध जहां पर होता है वहां पर होता है कर्मधारय समास। तो यहां पर देख लीजिए, महापुरुष, पुरुष की विशेषता बतलाई जा रही है किससे? इससे, इस शब्द से। पुरुष की विशेषता इस शब्द से बतलाई जा रही है, इसलिए महापुरुष में क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक। इसके बाद भी रंग रूप गुण धर्म अभी हम पिछले प्रश्न में बताए हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है लिखे में, सोम का पर्यायवाची, सोम, सोम का पर्यायवाची पूछ रहा है। यह भी भ्रम उत्पन्न करने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी जाएंगे आंख बंद करके मार देंगे टिक कटाक से। सोम का यह पर्यायवाची नहीं है, सोम बल्कि एक दिन है। ये बात सही है कि यह दिन है, लेकिन सोम का यह पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी में आप लोग कहीं भी इस प्रकार की गलती न कीजिएगा, ठीक है।
पहले इस सोम का अर्थ तो आपको पता होना चाहिए कि सोम का अर्थ क्या होता है। सोम का अर्थ होता है अमृत, ठीक है ना। सोम का अर्थ क्या होता है, अमृत। अब अमृत का पर्यायवाची खोजिए, आपको मिल जाएगा। यहां पर दिया हुआ है क्या, सुधा। सोम का अर्थ होता है अमृत, अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, सुधा, ठीक है ना। मोद माने प्रसन्नता होता है, ठीक, कोई बात नहीं। आगे चलिए, निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अविकारी, आप पूछेंगे कि अविकारी शब्द क्या होता है, भाई हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो अविकारी, देखिए इसको यदि हम ध्यान से देखें तो मूल शब्द यह है विकारी, ठीक है ना। इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। विकार का मतलब क्या होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन होता है। और अ का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी ऐसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। और अभी अभी हमने कुछ प्रश्नों के पहले ही हमने बताया है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें न तो लिंग होता है, न तो वचन होता है, न तो पुरुष कारक कुछ भी नहीं होता है, यानी उसका रूप नहीं चलाया जा सकता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय। कहने का मतलब कि अविकारी ही अव्यय होता है। अब तो आप घबराएंगे नहीं ना, फंसेंगे नहीं ना, क्लियर हो गया। अविकारी किसको कहते हैं, अव्यय को कहते हैं। अब यहाँ पर छाटिए अव्यय कहाँ है, तो यहाँ पर अव्यय है। फल का भी रूप चलाया जा सकता है, एक वचन बहुवचन हो सकता है ना। मैं फल खा रहा हूं, मैं फलों को ढो रहा हूं। वह, यह फल जो है यह संज्ञा है, यहां पर लिखा है वह सर्वनाम है, ठीक ना। वह जा रहा है, वे लोग आ रहे हैं, ठीक। यानी पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, और ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न, जिसका आदि न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका आदि न हो, ठीक। आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ, प्रारंभ या शुरुआत होता है। लेकिन यहां पूछ क्या रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। तो जिसका आदि न हो, यानी जिसका प्रारंभ न हो, तो उसको हम कहते क्या हैं, क्या अनंत कहते हैं, अनंत, अन धन अंत, यानी अंत से भी अधिक। तो जिसका प्रारंभ ही नहीं हुआ तो उसका अंत कहां से होगा, कहने का मतलब कि यह प्रश्न गलत है। आदि का अर्थ प्रारंभ होता है, और आदि का विलोम क्या होता है, अंत होता है, ठीक है ना। आदि का विलोम क्या होता है, अंत होता है, यह भी गलत है, ठीक। तो क्या दोनों होगा, दोनों कैसे होगा भाई, दोनों तो गलत है। तब क्या होगा, अनादि होगा, ठीक है। आदि का विलोम क्या होगा, अनादि होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर यह है, ठीक। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, यहां से लेकर यहां तक का क्या अर्थ होगा, दूसरा न हो, द्वितीय, दूसरे का अर्थ क्या हो, इसको छोड़ दीजिए, दूसरे का अर्थ क्या होता है, द्वितीय। जिसके समान कोई न हो, तो न हो के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, उपसर्ग का। तो अब क्या हो गया, अद्वितीय। अब छांट लीजिए कहां लिखा है, विकल्प डी। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चार विकल्प हैं, तीन की वर्तनी गलत है और एक की सही है। तो सही वाला कौन सा है, देखिए यहां पर लिखा गया है आविष्कार। यहां पर भी ऐसे शब्दों में भी, ऐसे प्रश्नों में भी जो परीक्षार्थी होते हैं बहुत जल्दबाजी कभी कभी कर देते हैं, क्योंकि उनको अपना भरोसा होता है कि मैं जो पढ़ा हूं उसके हिसाब से यही विकल्प सही होगा, इस पर मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन क्या होता है कि गलत हो जाता है। आविष्कार, आविष्कार के स्थान पर होना चाहिए आविष्कार, ठीक। यहां पर लिखा है आहार, यानी यह गलत हो गया। आहार के स्थान पर क्या होना चाहिए, आहार, यानी यह भी गलत है। यहां पर क्या लिखा है, बादाम,
बादाम, यह सही लिखा है। दिवाली लिखा है, ठीक है ना, यह क्या होना चाहिए, दिवाली, यानी छोटी ई की मात्रा के स्थान पर यहां पर बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों के ऊपर भी विद्यार्थी आप सभी लोग ध्यान करेंगे, घबराएंगे नहीं, जल्दबाजी कभी नहीं करना है। वर्तनी की दृष्टि से कौन शुद्ध है, यहां पर भी वर्तनी से संबंधित प्रश्न दिया है, कौन शुद्ध है, अधीन पहला, यह क्या सही है, नहीं सही नहीं है, यहां पर होना चाहिए क्या, अधीन, ठीक। दूसरा यहां पर देखिए द पर छोटा उपमात्रा लगा हुआ है, यहां पर होना चाहिए द पर बड़ा उपमात्रा, यानी दूसरा। छत्री लिखा है, यहां पर भी त्र पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, जबकि होना चाहिए छोटी की मात्रा, ठीक है। अतिथि, यह विकल्प सही है, बाकी 3 विकल्प गलत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न दिया है भाई, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक साधु थे भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते और आनंद पूर्वक भजन करते, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न को पढ़ करके इसको पढ़ते रहिए और छाटते रहिए। साधु अपना निर्वाह, खाली स्थान दिया गया है, करता था, कैसे करता था, खेती करके, बच्चों को पढ़ाकर, भिक्षाटन करके, नौकरी करके। अब खोजना है, इस शब्द को आप खोज लीजिए, इस शब्द को खोज लीजिए, मानो उत्तर मिल गया। कहा दिया है, एक साधु थे भिक्षाटन से मजे से दिन गुजारते थे, इसका अर्थ यही है, ठीक है ना। यहां पर लिखा गया है भिक्षा घट, उत्तर गलत लिख दिया है भाई, भिक्षाटन होना चाहिए, भिक्षाटन होना चाहिए, ठीक, उत्तर मिल गया। यहां पर लिखा गया है भिक्षाटन करके, यानी यहां पर क्या भरा जाएगा, विकल्प सी भरा जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न है, आवश्यकता के स्थान पर उचित विकल्प, उचित शब्द लिखिए। तो आवश्यकता के स्थान पर इन चारों में से कौन सा शब्द ऐसा है कि जो उचित बैठता है, इसके अर्थ को देने वाला है, तो हम देखेंगे अवश्य, ये गलत है। जरूरत, यह भी सही है, आवश्यकता का मतलब ही जरूरत होता है, ठीक है ना, यह जरूरत का मतलब आवश्यकता होता है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही अर्थ को देने वाले हैं, इसलिए आवश्यकता के स्थान पर यह विकल्प भी होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, परमार्थ रेखांकित शब्द का विलोम होगा, इसका विलोम पूछ रहा है, परमार्थ, ठीक, याद तो है नहीं, तो बताएं कैसे, ठीक है, संधि विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है। परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम धन अर्थ, ठीक, परम धन अर्थ, इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक। परम माने दूसरे का, दूसरे की, और अर्थ माने क्या होता है, भलाई, यानी दूसरे अब इसका अर्थ क्या होगा, परमार्थ माने होता है दूसरे की भलाई करना, तो दूसरे की भलाई करना, इसका विलोम क्या होता है, दूसरे की भलाई करने के बावजूद अपनी भलाई करना, तो अपनी भलाई करने वाले अर्थ को कौन सा व्यक्त कर रहा है, विकल्प सी लिखा है, स्वधन अर्थ, स्वधन अर्थ, ठीक है। स्व माने अपना, अर्थ माने भलाई, ठीक, कहने का मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा, स्व माने अपना, अर्थ माने भलाई, परमार्थ का विलोम स्वार्थ, अब दूसरे की भलाई करना, अपनी भलाई करना, मतलब विलोम, विलोम ही तो पूछा है, ठीक है, ठीक। तो यहां पर विकल्प सी सही है। तो ये रहा एसएससी जीडी का हिंदी का सेकंड प्रैक्टिस सेट। अभी और भी प्रैक्टिस सेटों को लेकर के हम जल्द ही आएंगे आपके सामने, और अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप सभी परीक्षार्थी हमारे कक्षा में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही जुड़े रहिए, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।